अस्सलाम वालेकुम। EDU 430 या 430 कह लें इसको। ये सर तनवीर की फ़ाइल है मेरे पास और ये सब्जेक्टिव फ़ाइल है। अगर ये फ़ाइल आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप फाइनल टर्म में पास हो सकते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस को, जैसे कि हमने पिछले सब्जेक्ट्स EDU 301 को देखा था, अगर आपने वो वीडियो वॉच की है, अगर आपका वो सब्जेक्ट है, तो आपको पता होगा कि हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना है। ना सिर्फ इस सॉल्यूशन पे हमने रिलाई करना है, बल्कि हमने इसको जीपीटी से भी या जेमिनाई से भी या ऐसे ही हमने इसको सर्च करके ना एक एक टॉपिक को क्लेरिफाई करना है। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एनसी, या इसको एनसी भी बोलते हैं, ANSI भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको आंसी भी बोलते हैं। तो ये है, दिस इज़ द एब्रिविएशन ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ANC इज़ द वर्जन ऑफ द सी लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय द एनसी। अब सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिल्कुल स्टार्ट की जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, अगर इसकी मज़ीद हम डिटेल देखें ताकि हमें याद रहे ये कॉन्सेप्ट, तो हम इसको जीपीटी से सर्च करेंगे। सॉरी, ओके। देखिए, पहले तो इसका एब्रिविएशन हमने याद रखना है। एनसी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। और अगर ये कब हुआ था स्टार्ट, 1918 में। ये आपने इसकी हिस्ट्री भी याद रखनी है। और इसका पर्पस क्या है? एनसी ओवरसीज द क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस एंड द सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसका रोल क्या है? इट इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, सेफ्टी अक्रॉस द इंडस्ट्रीज by accrediting organizations that create the standards। तो हमारे पास इतना ही इसका काफ़ी है। अगर इसकी एग्जांपल देखें, एनसीसी a standardized version of the C programming language, और SQL a standard for the database query language, और अगर NC codes हो तो standards for the safety, science, colors and electrical symbols। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इनएक्टिव विंडो। इनएक्टिव विंडो क्या होती है? इट इज़ अ विंडो दैट इज़ ओपन बट नॉट द टॉप विंडो। अब इसको भी हम मज़ीद सर्च करेंगे ताकि डिटेल से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को, ताकि आपके MCQs भी क्लियर हो जाएं। बस एक फ़ाइल आप अच्छे तरीके से कर लेना, क्वालिटी पे डिपेंड करें, क्वांटिटी पे ना जाया करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स कर लें, लेकिन एक करें उसको अच्छे से करें। देखिए, इट इज़ अ विंडो दैट अब ओपन बट नॉट अ करेंटली फोकस्ड विंडो। देखिए, इसके की पॉइंट्स क्या हैं आपके पास? एन इनएक्टिव विंडो इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन बट डज नॉट एक्सेप्ट द यूज़र इनपुट। ये तो विजिबल तो होती है स्क्रीन पर, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करती यूज़र की इनपुट को, कीबोर्ड को और माउस को। माउस के जो एक्शंस होते हैं कीबोर्ड पे हम जो टाइप कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती अनटिल इट इज़ एक्टिवेटेड, जब तक कि इसको एक्टिवेट ना किया जाए। तो नेम ही हमारे पास है इनएक्टिव। तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अगर इसकी एग्जांपल देखें, इफ़ यू आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन such as browser, text editor and application you are currently typing is active while the others remain inactive until selected। बाकी इनएक्टिव रहेंगी जब तक कि आप उनको सेलेक्ट ना कर लें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास है कैशे। कैशे क्या होता है आपके पास? कैशे इज़ अ स्मॉल कैपेसिटी मेमोरी विच अलाउज द क्विक एक्सेस टू द डेटा। सिंपल वर्ड्स में है, कैशे इज़ अ स्मॉल कैपेसिटी मेमोरी विच अलाउज अ क्विक एक्सेस टू द डेटा बाय स्टोरिंग द डेटा फ्रॉम द वर्किंग मेमोरी इज इन द कैशे द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द रैम इज इंक्रीज। इसको स्टोर करने के बाद आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, मीन्स कम्युनिकेशन का वर्ड होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं उसको कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। वो जो होगी ना प्रोसेसर और रैम के दरमियान, रैम क्या होती है आपके पास? रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूज 3 levels ऑफ द फास्ट कैशे, L1, L2 एंड L3 यूज्ड फॉर द स्टोर ऑफन यूज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सक्सेसफुल एंड रेलिवेंट ICT फैसिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? अ सक्सेसफुल ICT फैसिलिटी फीचर्स हाई स्पीड इंटरनेट, मॉडर्न हार्डवेयर एंड रोबस्ट। मेरे ख्याल से हम इसको जीपीटी से देखेंगे ताकि हमें वो ब्रेक डाउन कर दे इस टॉपिक की और स्टेप बाय स्टेप हमें अंडरस्टैंड करवाए। देखिए, अब आपके पास पहले तो ये एब्रिविएशन बता दिया है कि ICT आपके पास है क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और सक्सेसफुल एंड रेलिवेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फैसिलिटी रेफर्स टू द infrastructure that effectively support the use and management and dimensions of the information through the technology meeting the specific needs of the user and organization।
अगर इसकी की पॉइंट्स देखें तो इसमें इसकी जो की पॉइंट्स का मतलब इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मॉडर्न हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पता है ना आपको। देखिए जो भी कंप्यूटर की चीज़ें हम टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, वो हमारे पास हार्डवेयर है, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन हो गई। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनसाइड द प्रोग्राम या कंप्यूटर, तो वो आपके पास सारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है। और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब होता है कि जो यूज़र हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हम ईज़िली लाइक सर्च कर सकें, नेविगेट कर सकें। तो ये हम इसको कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। अगर आपको कोई कह दे कि एक एप्लीकेशन बना के दें, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई आप दराज की या अमेज़न की या फिर कोई ब्रांड आप ओपन करते हैं, तो आप इजीली उसको फ़िल्टर कर सकें, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं इजीली आप फाइंड आउट कर सकें। तो इसका मतलब जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, वो यूज़र फ्रेंडली है। और अगर आपको मुश्किल हो रही है, इसका मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं है, सिंपल। ठीक है। Data storage and security, multimedia support, accessibility and inclusivity, ओके, मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन टूल। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपने बस कुछ ही पॉइंट्स याद रख लेने हैं। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डिफाइन के साथ थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी कर दिया करें। नेक्स्ट आपके पास है, ओके, बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स होते हैं? इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज वो भी हमारे पास वास्ट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क। और उसके बाद इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजी की बेस पे जो देखें ना आप, सिंपल इसको अगर मेडिकल फील्ड से हम देखें, एग्जाम्पल लें, तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना जल्दी हम बीमारियों को डायग्नोस कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उतना ही अच्छे तरीके से फिर उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो आई होप ये आपको, आप खुद से भी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ से अगर आपको ना भी दिया जाए इसका आंसर। ए डी कन्वर्टर क्या होता है? ए डी कन्वर्टर आपके पास होता है अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एनालॉग डेटा टू द डिजिटल डेटा। ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। एडी कन्वर्टर क्या है आपके पास, जो कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा के अंदर। एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल वाइल द डिजिटल डेटा कंटेन्स द डिस्क्रीट स्टेप्स। ये भी एक सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। एनालॉग जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली वेरिएबल। और वाइल डिजिटल डेटा आपके पास होता है डिस्क्रीट, उसके अंदर स्टेप्स होते हैं। ओके, मज़ीद अगर इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करें ताकि हमें याद रह जाए तो देखेंगे। हम जल्दी नहीं करेंगे, आराम आराम से हम पूरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। देखिए आपके पास है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडी जिसको बोलते हैं। ए मींस एनालॉग, डी मीन डिजिटल। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। इसका पर्पस क्या है? एनालॉग डेटा सच एज साउंड, टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी वेरीज कंटिन्यूसली। मतलब चेंज होती है लेकिन मुसलसल चेंज होती है आराम आराम से। वाइल्ड डिजिटल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी वैल्यूज 0 और 1। बाइनरी मीन होता है 2, 0 और एक 1। ठीक है। और एडी जो होता है कन्वर्टर इनेबल्स द एनालॉग इन्फॉर्मेशन टू द प्रोसेस स्टोर्ड एंड ट्रांसमिट इन अ डिजिटल सिस्टम लाइक द कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। और बाकी इसके यूजेज लिखे हुए हैं और इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। एडी कन्वर्टर की टाइप्स कौन सी है? एक तो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, जिसको एसएआर बोलते हैं, फ्लैश एडीसी, डेल्टा सिग्मा और डुअल स्लोप। ये इसकी टाइप्स हैं, आपने टाइप्स भी अपने जहन में रखनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन द कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन को हमने डिफाइन करना है। दीज मे बी डिफाइन एज अ कंपोनेंट्स दैट मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे कंपोनेंट्स जो कंबाइन होकर एक कंप्यूटर का सिस्टम बना देते हैं, उसको आप यहाँ पे बोल रहे हैं कन्फिगरेशन है। दिस इज़ अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ दोज कंपोनेंट्स। मतलब फिजिकली हमें नज़र आ रही होती हैं वो चीज़ें, उसको अरेंज कर देते हैं। अगर हम इसको जीपीटी से समझे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। ये भी फाइल बेस्ट है, अच्छी फ़ाइल क्रिएट की हुई है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, लेकिन मुझे आंसर्स थोड़े से यहाँ से ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं। कन्फिगरेशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट और सेट ऑफ द
सेटअप ऑफ द कंपोनेंट, सेटिंग्स और पैरामीटर्स, ये तो उसकी डिफाइन कर ली हमने। अब मज़ीद अगर इसको देखें, इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं आपके पास। एक तो हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, मतलब हार्डवेयर को कैसे हमने अरेंज करना है, द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज प्रोसेसर कहाँ हो, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड पेरिफेरल इन द कंप्यूटर। पेरिफेरल पेरिफेरल जैसे माउस हो गया, वो पेरिफेरल में आएगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, द सेटअप ऑफ द सॉफ्टवेयर सेटिंग, अंदर के सॉफ्टवेयर मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पे रखना है हमने। यूज़र प्रोफाइल्स हो गई, सिस्टम पैरामीटर्स हो गए। एग्जांपल से आप समझें इसको ज़्यादा। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके ज़हन में आ गई हैं एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स के थ्रू ये आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगा। वो आपने पढ़ ली कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिंपली अरेंजमेंट और सेटअप ऑफ कंपोनेंट्स और सेटिंग्स। ठीक है, इतना भी डिफाइन कर देंगे काफ़ी है। मज़ीद आप एक दो एग्जांपल से इसको इन्हेंस कर लेना। नेक्स्ट आपके पास है डी मैक्स एंड डी मिन का क्या मतलब होता है। इन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इन अ इमेज और अ ओरिजिनल। डी मैक्स आपके पास ये है, और डी मिन क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमम डेंसिटी इन एन इमेज और एन ओरिजिनल। अब मज़ीद हम उसको जीपीटी से देखेंगे ताकि हमें उसके बैकग्राउंड, हिस्ट्री, आसपास की चीज़ें भी सारी समझ आ जाएं, क्योंकि हम सिर्फ यही क्वेश्चन तो नहीं आपके पेपर में आने वाला ना, हो सकता है इससे रेलिवेंट आ जाए। डीमैक्स एंड डी मीन इज अ टर्म यूज इन इमेजिंग एंड फोटोग्राफी। अब आपको समझ आए ये है क्या, एक टर्म है जो कि फोटोग्राफी में यूज़ हो रही है। टू रेफर द मैक्सिमम एंड मिनिमम डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी आई थिंक पिक्सेल्स नहीं होते उसके, पिक्सेल्स आपको समझ आ रहे हैं, जो बिल्कुल डॉट से होते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनको पिक्सेल्स बोलते हैं। उनकी जो क्वांटिटी की बेस पर हम डेंसिटी मेयर करते हैं। मिनिमम होती है डेंसिटी जब डी मीन की बात आएगी, वैल्यूज ऑन इन एन इमेज और अ सोर्स मटेरियल। डी मैक्स आपके पास क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी, और डी मिन क्या है, मिनिमम डेंसिटी। अब मजीद आप इसको अपने अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं। यूजेज इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर द इवेल्युएटिंग द कंट्रास्ट डेप्थ ऑफ द इमेज। अ हाई डी मैक्स इंडिकेट्स द रिच डीप ब्लैक कंट्रीब्यूटिंग टू द मोर डायनामिक एंड विजुअली अपीलिंग इमेज। मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से वो नज़र आता है इमेज, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसके पिक्सल ज़्यादा हो, और डी मैक्स जो है वो एक अच्छा इमेज कंसिडर कर लें। और डी मिन आपके पास क्या है, रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ मिनिमम डेंसिटी इन एन इमेज और ओरिजिनल। It represents the largest part of the image where the highlights और white areas are located. इसमें white areas भी होते हैं और उसमें टोटली ब्लैक होता है, क्योंकि ज़्यादा पिक्सल क्लोज होंगे तो वो ब्लैक ही आपके पास इमेज आएगी ना। ओके, की डिफरेंसेस का क्या है, ये है डार्केस्ट पॉइंट और ये क्या है, लाइटेस्ट पॉइंट। मजीद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन इंटरनेट। सिंपल भाई, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरनेट क्या है आपके पास, इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये है इंटरनेट। ये दूसरे इंटर और नेट की बात हो रही है, आपस में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ना, कंप्यूटर नेटवर्क्स को, यहाँ वो इंटरनेट की बात हो रही है। दिस वर्ड इज़ अ कॉइंड फ्रॉम द वर्ड्स इंटरकनेक्शन। ये इंटरकनेक्शन से निकला है और नेटवर्क से निकला है। दिस इज़ through this each computer user can communicate and share the common resources with the other users. Okay, नोट ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे आपने नोट लिखना है। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग बाय द इंटीग्रेटिंग द डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज इनटू द। अब देखिए क्लासरूम में पहले तो हमने जो बाकी इंटर तक स्टडी की है वो वन वन स्टडी की है, मीन्स टीचर सामने होते थे वही पढ़ाते थे और हम वही पेन पेपर यूज़ करते थे। अब हम कंप्यूटर से स्टडी कर रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले इस टेक्नोलॉजी को बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि हम कितना, हम अब पेपर फ्री हो गए हैं, हम पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम फाइल्स क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू असाइनमेंट्स होती हैं और एग्ज़ाम्स हमारे किस तरह से होती हैं, ये सारा जो आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आता है। इससे हमारी जो स्टडी हो गई है मज़ीद आसान हो गई है। ठीक है, घर बैठे हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल भी हो गई है। इम्पैक्ट ऑफ द कंप्यूटर लिटरेसी इन स्कूल्स। कंप्यूटर का जो लिटरेसी है, मतलब कि ये कह लें सिलेबस, लिटरेसी मीन पढ़ाना जो चीज़ें, कंप्यूटर का अगर स्कूल्स में इसका लिटरेसी का क्या फ़ायदा है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। इट इज़ मोस्ट सर्कमस्टेंसेज इन द स्कूल्स ICT आर यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर लिटरेसी। ये और बात लिखी हुई है और हमें सीधा सीधा इसका आंसर चाहिए कि इम्पैक्ट इसका क्या है स्कूल के अंदर, इसलिए हम वहाँ से सर्च करेंगे। जो फाइल्स क्रिएट करते हैं ना, वो असल में टॉपिक सर्च करते हैं हैंडआउट से, फिर वही पैराग्राफ जिसमें वो टॉपिक आ रहा होता है वो पैराग्राफ उठा के वहाँ रख देते हैं। लेकिन ये मेहनत का काम है, ये भी बड़ा अच्छा काम है जिसने भी किया है।
Impact of the computer literacy in schools. Computer literacy refers to the ability to use the computers and related technology efficiently. In schools, fostering the computer literacy has profound impact on the both students and teachers. ठीक है, इसका दोनों पे ज़्यादा असर होता है, टीचर्स पे भी और स्टूडेंट्स पे भी, इन्फ्लुएंसिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्किल्स डेवलपमेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके ना ज़्यादा मैं अ, इसमें कंप्यूटर में इन हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा अच्छे से सीखा है एज़ कम्पेयर टू वो जो 12 ईयर्स की स्टडी थी ना, उसमें बस रटा सिस्टम था। लेकिन वर्चुअल में ज़्यादा कॉन्सेप्ट लिए हैं और जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना, अब इसके थ्रू अपवर्क पे हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कि ये ज़्यादा बेस्ट रहा है। कंप्यूटर के बहुत से फ़ायदे हैं। नेक्स्ट जो फ्यूचर में तो और भी ज़्यादा है ना, आपको नज़र आ रहे होंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं? इन्हेंस द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूव द रिसर्च स्किल्स, प्रेपरेशन फॉर द फ्यूचर करियर्स, वही जो मैंने अभी बात की है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिर्फ की पॉइंट्स पे आप अपने जहन में रख लें तो आपको ये याद रहेगा। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ सिचुएटिंग आईसीटी आउटसाइड द कंप्यूटर क्लासरूम। अब इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? ओके, cost benefit analysis of the situating computers outside the classroom but rather in the school, libraries, teachers training institution and community tail centers would be quite useful। मतलब बाहर रखने से बेहतर है कि स्कूल के अंदर ही उनको स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए कंप्यूटर्स के थ्रू, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, विच काइंड ऑफ द असेसमेंट प्रोमोट्स द एक्टिव लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स। अब किस तरह की जो असेसमेंट है आपकी, अब असेसमेंट क्या होता है? लाइक हमारे पास, आप यूँ समझ ले कोई वर्किंग एक्टिविटी है, ठीक है, उसको असेसमेंट बोल रहे हैं। प्रोमोट्स द एक्टिव लर्निंग इन अमंग द स्टूडेंट्स। लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है ना, वो प्रोमोट्स करती है एक्टिव लर्निंग को अमंग द स्टूडेंट। दिस इज़ अ टाइप, अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके पास है क्या? दिस इज अ टाइप असेसमेंट इंक्लूड्स द फ्रीक्वेंट इंटरैक्टिव इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रेस सच एज अ क्विजेज, peer रिव्यूज़ इन क्लास एक्टिविटीज़ एंड फीडबैक सेशन। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये प्रोमोट करती हैं एक्टिव लर्निंग को। जाहिर सी बात है, अब देखो मैं हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हमारा वीक स्टार्ट होता है, क्विज़ेज़ का, असाइनमेंट्स का, हम सारे एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो हम उसको लॉगिन ही करके देखते नहीं हैं एलएमएस को, कि हम लॉगिन करके देख लें कि कोई एक्टिविटी खुद से कर लें। मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है, जैसे डे शीट बनती है तभी पढ़ना शुरू कर देते हैं सब स्टूडेंट्स। बहुत कम होते हैं जो पहले भी पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट सेमेस्टर वाले ज़्यादा कर रहे होते हैं, फिर जैसे जैसे उनको आदत हो जाती है फिर छोड़ देते हैं पढ़ना। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है आपके पास? बाइनरी, देखें, बाइनरी का लफ्ज़ है दो, दो लफ्ज़ों के लिए, दो के लिए यूज़ हो रहा है। बाइनरी मीन टू, एक ज़ीरो और एक वन। इट इज़ अ काउंटिंग सिस्टम है। जो देखें, कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर्स को हम कह दें ना कि जैसे ये अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर पहले उस लैंग्वेज को एक और सिस्टम जो है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ज़ीरो और वन में, वो उसको अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को सिंपल हमारे कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती, वो उसको पहले एक और लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट इज़ अ काउंटिंग सिस्टम यूज इन कंप्यूटर कंसिस्टिंग ऑफ द ओनली वंस एंड ज़ीरोज़। अगर मज़ीद इसको आप समझें, एक सेकेंड, अच्छा एक एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक और टॉपिक पे ना, वो ये टॉपिक था तो मैंने उस पर समझाया था। एक सेकेंड, आपके पास एक नंबर है ना 20। अब ये कंप्यूटर को ना 20 समझ नहीं आएगा, इसको हम ना बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके देते हैं। कैसे करेंगे? टू वन ज़ा टू और ये ज़ीरो आपके पास। अब आपके पास रिमाइंडर क्या है? बचा कुछ भी नहीं है ना, ज़ीरो बचा, वो यहाँ लिख लो। अब टू फाइव ज़ा क्या होगा? 10। तो आपके पास रिमाइंडर क्या होगा? ज़ीरो। लेकिन टू टू ज़ा फोर, डिवाइड करते जा रहे हैं, रिमाइंडर आपके पास अब वन आएगा। ठीक है, अब टू वन ज़ा अगर टू करें तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? ज़ीरो। तो अब अगर इसका बाइनरी कोड हम बनाएं तो आपके पास यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे जाके ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्या बनेगा आपके पास? वन ज़ीरो, वन ज़ीरो एंड ज़ीरो। देखिए, अब कंप्यूटर में अगर हम टाइप करें ना 20, वो उसको पहले इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, 10100, इसको वो अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, ये होती है बाइनरी कोड। अब देखो ये सारा क्या आ गया? 10100, ये बाइनरी कोड है आपके पास। बस समझ आ गई? हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हैकर क्या होता है आपके पास? सुना तो होगा नाम, कंप्यूटर हैक्स होते हैं,
ठीक है। इट इज़ अ स्लैंग टर्म, ये एक टर्म है आपके पास, विच इज़ यूज फॉर द टेक्निकली sophisticated computers users who enjoys the exploring the computer system and programs sometimes to the point the obsession। मज़ीद इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें, हैकर होता क्या है। देखिए, अब हाँ, ये सही डेफिनेशन है ना, वो मुझे थोड़ा सा डाउट था उस पे। हैकर बेसिकली होता क्या है, पर्सन होता है हु इज़ हाईली स्किल्ड, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के मामले में और सिस्टम मैनिपुलेशन में। वाइल द टर्म ओरिजिनली रेफर्स टू द समवन हु एंजॉयज द एक्सप्लोरिंग एंड मॉडिफाइंग द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब ऐसा बंदा जिसको बड़ा मज़ा आता हो कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हुए और उसको मॉडिफाई करते हुए। इट हैज़ डिवेलप्ड मल्टीपल मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक तो एथिकल हैकर्स होते हैं, लाइक वाइट हैट हैकर्स, दूसरी बात क्रिमिनल हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। ग्रे हैट हैकर्स भी होते हैं, ये न्यू टर्म्स हैं आपके पास। हैक हैकिविस्ट्स भी होते हैं, स्क्रिप्ट किडिस भी होते हैं, बहुत सारी इसकी टाइप्स है, ठीक है। और लेकिन आजकल कंप्यूटर की फील्ड में हम वही कहते हैं कि जो ऐसा बंदा जो किसी और का कंप्यूटर हैक कर ले, उसका सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले और अपनी मर्जी से फिर उसको ऑपरेट करना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं हैकर, ठीक है। अब देखें डी स्क्रीनिंग आपके पास क्या होता है। इट मे बी डिफाइंड एज अ रिमूवल ऑफ द हाफ टोन डॉट पैटर्न्स ड्यूरिंग और आफ्टर द स्कैनिंग द प्रिंटेड मैटर बाय द डी फोकसिंग द इमेज। मैं फिर से इसको सर्च करूंगी। क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ ना, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना एक एक चीज़ सर्च करके आपके सामने आपको सही से समझा सकूँ, ठीक है। Descreening is refers to the process used in image processing or printing to remove or reduce the effects of the half tone screens on the patterns। देखो, स्क्रीन के ऊपर जो हाफ टोन्स और ये जो पैटर्न्स है ना, उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना, ये आपके पास डी स्क्रीनिंग है। विच कैन काज द अनडिजायरेबल artifacts such as a moire patterns। It is often used to enhance the image quality especially। अगर इसकी इमेज के देखें हम कि इसका क्या होता है, फिर हमें मज़ीद समझ में आएगा। डी स्क्रीनिंग इज़ अ फिल्टर सेटिंग इन एब्सेंस स्कैन। और इसकी इमेजेस देखें, नहीं समझ आ रही फिलहाल यहाँ से, चलो हम जीपीटी से ही पढ़ते हैं। लाइक अगर इसका यूज़ देखें, प्रिंटिंग में इसका यूज़ होता है, इन डिजिटल इमेजिंग में होता है। इन द ट्रेडिशनल प्रिंटिंग प्रोसेस लाइक द ऑफसेट प्रिंटिंग, इमेजेस आर ऑफन कन्वर्टेड इनटू द half tons where the image is broken down into the series of dots varying the size and its densities। अब समझ आ गई है कि प्रिंटिंग में होता क्या है, हम इमेज की ब्रेक डाउन कर देते हैं उसकी डॉट्स और उसके साइज़ की बेस पे और उसकी डेंसिटी के बेस पे, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आपके पास डी स्क्रीनिंग है। डी स्क्रीनिंग इन्वॉल्व द रिमूविंग दीज हाफ टन्स डॉट्स टू मेक द इमेज look smoother or to convert the image back into its original continuous tone for the reproduction or editing। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एसोसिएट आपके पास क्या है। इट इज़ अ लिंकिंग अ डॉक्यूमेंट विद द प्रोग्राम दैट इज़ क्रिएटेड सो दैट द बोथ कैन ओपन विद अ सिंगल कमांड। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट को आप प्रोग्राम से लिंक कर देंगे, फिर एक ही कमांड जब आप देंगे तो वो दोनों ओपन हो जाएंगे। एसोसिएट कर दिया आपने, उनको जोड़ दिया। वर्क स्टेशन क्या है, अ कंप्यूटर ऑल्सो नाउन एज अ वर्क स्टेशन, कंप्यूटर को ही वर्क स्टेशन बोल रहे हैं। कनेक्टेड टू द लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोलते हैं, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, is a client that can receive the information from the from and send the information to the server that controls the LAN। ये सिंपल है। कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी हमने ऊपर पढ़ा है, कंप्यूटर का जो जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं उसको कंप्यूटर लिटरेसी बोलते हैं। आईसीटी क्या है, आउटसाइड द क्लासरूम, ये भी हमने रिपीटिव हो रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने ऊपर पढ़ा है अभी, कि जिसके ज़रिए हमारा कम्युनिकेशन इन्हेंस हो जाती है और स्टूडेंट के दरमियान जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक क्विज़ हो गया, एग्जिट टिकट्स होगी, ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम डिस्कशन, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, रिटन रिफ्लेक्शंस, ये सारा कुछ उसमें आता है। बूटिंग क्या है, ये न्यू टर्म है, हम इसको पढ़ेंगे। दिस इज़, एक मिनट, पेज कौन से पे हैं, अभी हम 6 पेज नंबर पे हैं फिलहाल। ओके, बूटिंग अप, दिस इज़ अ डिफाइंड एज अ स्टार्टिंग अप ऑफ द कंप्यूटर विया पावर स्विच। मतलब अब हम स्विच से अगर ऑन कर दें कंप्यूटर को तो ये आपके पास बूटिंग होगा, विच लोड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर इनटू द मेमोरी।
अब ये वैसे हैंडआउट्स बहुत ओल्ड हैं और ये ओल्ड टेक्नोलॉजी से सारे सारे क्वेश्चन और वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। पहले ऐसे होता था ना, कंप्यूटर्स को ऑन करते थे, फिर सारे उसके अंदर जो प्रोग्राम्स और सिस्टम होता था वो इंस्टॉल तो नहीं, वो मतलब लोड होना शुरू हो जाता था। लोडिंग के ऐसे सर्कल जो होता है बन रहा होता है, अब भी होता है वैसे कुछ जो स्लो होती हैं एप्लीकेशंस। फायरवॉल क्या होती है? आजकल पाकिस्तान में ये जो गवर्नमेंट आई हुई है शहबाज शरीफ की, फायरवॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है हमारे पास ये। इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट आइसोलेट द नेटवर्क फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट, परमिटिंग ओनली द स्पेसिफिक ट्रैफिक टू पास इट एंड आउट। तो ये मज़ीद इसको जीपीटी से डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ ये है क्या, इम्पोर्टेंट भी है और करंट टॉपिक भी है, आजकल इन है ना। ओके, ये पहले तो बेसिकली जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम है, डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटकमिंग नेटवर्क। क्या आ रहा है डेटा, क्या जा रहा है डेटा, इसको कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। ओके, बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स इट इज एक्ट्स एज अ बैरियर, एक रुकावट के तौर पर यह फिल्टर के बिटवीन द ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क्स एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। तो ये इनके दरमियान एक बैरियर है। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? और नेटवर्क फायरवॉल्स होती हैं, होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स होती हैं और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होती हैं, ठीक है। आपने इसका डिफाइन कर लिया, काफ़ी है। नेक्स्ट आपके पास है पिक्सेल्स क्या होते हैं। अच्छा, पिक्सेल्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पिक्चर एलिमेंट व्हाट यू सी ऑन द कंप्यूटर डिस्प्ले। आगे पीछे की सारी कहानी लिखी होती है, टू द पॉइंट क्वेश्चन मिल जाए ना आंसर, फिर ज़्यादा बेस्ट है। ओके, पिक्सल एक शॉर्ट फॉर द पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर का एक छोटा सा एलिमेंट है, इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इमेज डिस्प्लेड ऑन द डिजिटल स्क्रीन और आर कैप्चर्ड बाय द डिजिटल कैमरा, ठीक है। पिक्सल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल इमेज। वैसे देखो हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल है ना, सेल से मिलकर पूरी बॉडी बनती है। तो पिक्चर का जो यूनिट है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट वो पिक्सल है। अब आ गई आपको समझ किसी भी इमेज का। और एंड ईच पिक्सल रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक कलर एंड ब्राइटनेस, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बेसिक यूनिट ऑफ द डिजिटल इमेज कलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आरजीबी ज़्यादा, ये आरजीबी एमसीक्यू बहुत दफ़ा आता है। ये पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि आरजीबी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज़ में आता है, मींस रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। रेजोल्यूशन हो गया, रेजोल्यूशन का मतलब किसी इमेज का ज़्यादा जूम करके देखते हैं ना हम, उसकी वो होती है रेजोल्यूशन, कितना उसको बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। साइज़ की बात होती है रेजोल्यूशन में। पिक्सल डेंसिटी के कितने पिक्सल्स हैं उसके ऊपर। और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। और अगर इसका कंक्लूजन देखें, अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इमेज और अ डिस्प्ले रिप्रेजेंटिंग द सिंगल पॉइंट ऑफ द कलर एंड ब्राइटनेस। इतना कर ले। अच्छा, मैं चाह रही थी कि आपको ये मज़ीद इसकी कोई एग्जांपल दिखाऊं, लेकिन टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रैश आपके पास क्या है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफन काज्ड बाय द बग। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई बग आ जाए, एरर आ जाए किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे क्रैश। दैट काजेज अ प्रोग्राम और अ इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप वर्किंग। काम करना छोड़ जाए, कोई चीज़ स्टक हो जाए, आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्रैश हो गया। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी क्या है? अनइक्वल एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी कैन वाइडन द डिस्पैरिटीज, और ओवर रिलायंस ऑन द टेक्नोलॉजी में लिमिट द क्रिटिकल थिंकिंग। और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हो गए, पोटेंशियल फॉर द डिक्रीज फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड सोशल स्किल्स। उसके बाद प्राइवेसी ब्रीचेज, इनिशियल कॉस्ट, रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में लीड टू द इक्विपमेंट बिकमिंग द क्विकली आउटडेटेड। ओके, briefly explain the BIOS and bit. BIOS, this is the abbreviation of the basic input output system. अब input क्या होता है? ये तो आपको सिंपल टर्म का पता ही होगा, वैसे में मैं फिर भी बता रही हूँ। जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को दे रही हैं, लाइक हमें टाइप कर रही हूँ ना कीबोर्ड से, तो वो इनपुट दे रही हूँ। अगर मैं उसे कहूँ ना 2+2, सिंपल कैलकुलेटर की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं उसे कहूँ 2+2, तो मैंने उसको इनपुट दी और उसके रिटर्न में उसने मुझे 4 दिया, तो वो क्या है आपके पास? आउटपुट है, ठीक है। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट बिल्ड्स इनटू द मशीन रेदर देन द रीड फ्रॉम द डिस्क ड्राइव एट अ स्टार्टअप। और बिट आपके पास क्या होता है? देखो, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट रिप्रेजेंट अ फिगर और कैरेक्टर ऑफ द डेटा। देखो, जो ना एक बाइट होता है ना, BYTE बाइट, वो 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। आठ आठ बिट्स का ना एक
बाइट होता है, और एक बाइट से ना एक कैरेक्टर लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर। लाइक जो इट है ना, IT, आई का मतलब क्या होगा, 8 बिट्स पर मुश्तमिल होगा वो, ठीक है। A byte is a smallest unit of the storage computer since the computer actually reads zeros and ones, each measured as a bit. अब ज़ीरो एक बिट है, वंस एक बिट है। हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल पे जाए ना, तो ये अब इसके अंदर कितनी बिट्स हो गई, 1 2 3 4 5। तो ये जो 20 आपके पास है डिजिट, वो 5 बिट्स पर मुश्तमिल है। अब आगे समझ, तो ये कंप्यूटर के अंदर कितना जाके स्टोर होगा, 5 बिट्स का डेटा हमने स्टोर कर लिया कंप्यूटर के अंदर, हमने 5 बिट्स का डेटा स्टोर कर लिया। मज़ीद आपको बता रहे हैं कि अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ द 8 बिट्स विच इज़ अमाउंट 1 बाइट। मैंने वो पहले आपको बता दिया वैसे। डिफरेंस बिटवीन द सोशल एंड कॉग्निटिव प्रेजेंस, वो ये इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए फिर मैंने इस पर ज़्यादा टाइम लगाया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सोशल एंड कॉग्निटिव प्रेजेंस, सोशल प्रेजेंस क्या होती है, इस्टेब्लिशेस द पर्सनल कनेक्शन एंड कम्युनिटी इन ऑनलाइन इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल प्रेजेंस। और कॉग्निटिव प्रेजेंस क्या होते हैं, इंगेजेस द लर्नर्स इन द क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटीज़। ये दो टर्म्स हैं डिफरेंट। आगे आपके पास है हाउ टू डिसअसेंबल ऑफ ICT एक्सप्लेन बाइनरी सिस्टम। टू डिसअसेंबल ICTs अंडरस्टैंड देयर कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। उसको अगर डिसअसेंबल करना, असेंबल वैसे लफ्ज़ होता है तरतीब देना, डिसअसेंबल का मतलब उसको बेतरतीब करना, ठीक है। सबसे पहले तो उसको हम समझ लें कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। द बाइनरी सिस्टम्स यूजेस द जीरो एंड वंस टू रिप्रेजेंट द डेटा परफॉर्म द कंप्यूटर ऑपरेशन। बाइनरी की हमने देखो रिपीट हो रहा है ना, इसलिए मैं कह रही थी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द वेब मास्टर। वेब मास्टर क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज अ पर्सन और अ ग्रुप। मास्टर ये एक बंदा है आपके पास, ठीक है, इंसान है, और ग्रुप ऑफ पीपल हु मेंटेन एंड एडमिनिस्टर अ वेब सर्वर। वेब सर्वर को जो मेंटेन कर रहा है ना, जो भी हो उसको, चाहे एक ग्रुप मेंटेन कर रहा है चाहे एक बंदा मेंटेन कर रहा है, वो आपके पास वेब मास्टर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है इम्पैक्ट ऑफ ICT लिटरेसी इन स्कूल्स। ये रिपीटिव है और इजी भी है, आप खुद करेंगे। डिफाइन द फोल्डर विद एग्जाम्पल। फोल्डर क्या होता है, मोबाइल तो यूज़ करते हैं ना आप, पिक्स का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, वही बस वही बात हो रही है। हम डिफरेंट फाइल्स के लिए, डिफरेंट फाइल्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दें। मीन्स कि एक सेमेस्टर है ना हमारा, अब इसकी जितनी भी असाइनमेंट्स की फ़ाइल अब LMS पे अपलोड हो रही हैं, उसके लिए हम एक अलग से फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, उसको फ़ोल्डर कहेंगे। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, अगर लेकिन हम डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड अदर ऑब्जेक्ट सच एज अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स। एक फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद फ़ोल्डर्स भी आ सकते हैं और फाइल भी स्टोर हो सकते हैं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मजीद फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर हो सकते हैं, उसको फोल्डर बोल रहे हैं। डिफाइन द IP डेटा ग्राम। टर्म्स हैं, आसान आसान बेसिक टर्म्स हैं। IP डेटाग्राम क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन पास्ड अक्रॉस द इंटरनेट। एंड IP डेटा, मेरे ख्याल से हमें इसका एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए, तो हम GPT से कहते हैं। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आई एम श्योर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, an IP datagram is a basic unit of data that is transmitted over the IP। IP बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को, ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है IP के ऊपर। इट इज़ अ पैकेट ऑफ द डेटा दैट कंटेन्स द बोथ हेडर एंड अ पेलोड। हेडर में आते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेट रूटिंग एंड कंट्रोल, और पेलोड के अंदर आता है एक्चुअल डेटा बीइंग सेंड, जो हमने असल में जो डेटा भेजा है ना, वो पेलोड कहलाता है। तो IP डेटाग्राम की आपको समझ आ गई। और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हेडर है, पेलोड है और ट्रेलर है। ये तीन इसके कंपोनेंट्स भी याद रख लें, क्योंकि आपका टॉपिक है तो इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। ओके जी, डिफरेंस बिटवीन द इनकोडिंग एंड इनक्रिप्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकोडिंग होता है, इट इज़ अ फाइल ट्रांसफर फॉर्मेटिंग दैट इनेबल्स द इनक्रिप्टेड compressed or a binary files to be transferred without a corruption or a loss of data। मतलब बगैर डेटा के लॉस के जो हमारे पास ट्रांसफ़र करते हैं डेटा, वो कहते हैं इनकोड कर दिया हमने। और इनक्रिप्शन होता है, इट इज़ अ वे ऑफ कोडिंग इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से मैं इसको GPT से देख लेती हूँ, वो आसान लफ्ज़ों में मज़ीद अच्छे से हमें क्लियर कर देगा। ओके,
वाइल इनकोडिंग एंड इंक्रिप्शन बोथ इन्वॉल्व्स altering द डेटा, दोनों ही डेटा को alter करते हैं, चेंज करते हैं। देयर पर्पस, प्रोसेस एंड मेथड्स आर क्वाइट डिफरेंट, लेकिन इनकी जो मकसद है ना वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। दोनों का एक अब जो सेम है ना वो है कि altering द डेटा, दोनों करेंगे alter, लेकिन बाकी फंक्शंस डिफरेंट है। अब इनकोडिंग का पर्पस क्या है? प्राइमरी गोल इसका है इज़ टू ट्रांसफर द डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्मेट यूजिंग द स्कीम दैट publicly available so that it can be easily read and used by the different system or applications। ठीक है। और इसका क्या है आपके पास, लाइक कन्वर्टिंग द टेक्स्ट टू द बाइनरी फॉर्मेट, लाइक बेस 64 इनकोडिंग फॉर द ईमेल ट्रांसमिशन। और इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन इज यूज टू सिक्योर द डेटा बाय मेकिंग इट इज अनरीडेबल टू अनऑथराइज्ड पार्टीज। बिल्कुल कंप्लीटली। अब अच्छा, व्हाट्सएप पे हमारे होता है ना इनक्रिप्टेड मैसेज, इंक्रिप्शन का आपने कहीं देखा हो व्हाट्सएप के ऊपर, मतलब हमारे मैसेज जो होते हैं ना हम जिसको सेंड कर रहे होते हैं उसके और हमारे दरमियान होते हैं, वो सिक्योर होता है, मतलब अब कोई और थर्ड पार्टी उसको अप्रोच नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपके पास इंक्रिप्शन होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमने देखा है। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? इनहेंस द लर्निंग, बूस्ट एंगेजमेंट, टेलर्स, सिंपल है आप खुद भी बना के लिख लें। इफेक्ट ऑफ इंटरैक्टिव कम्युनिटी एंड रेडियो इन एजुकेशन पर्पस, इफेक्ट ऑफ इंटरैक्टिव कम्युनिटी इन एंड रेडियो इन एजुकेशन पर्पस। देखें इफेक्ट ऑफ इंटरैक्टिव, ओके जी, इंटरैक्टिव कम्युनिटी फोस्टर द कोलैबोरेशन, सेम वही पॉइंट, इनकरेजेस द शेयरिंग, बिल्ड्स द सपोर्टिव एंड प्रमोट द सोशल इंटरेक्शन, वही 5 से 6 पॉइंट्स है जो हर जगह आप उसके बेनिफिट्स में लगा सकते हैं। कंप्यूटर के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात बहुत कम हैं, ज़्यादातर इसके फ़ायदे हैं। अब रेडियो क्या है? प्रोवाइड्स एक्सेस टू एजुकेशनल कंटेंट टू रिमोट एरियाज विदाउट इंटरनेट एक्सेस। अब अगर इंटरनेट की एक्सेस वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भी ये एजुकेशन को मतलब कि ट्रांसफ़र कर सकता है। फैसिलिटेट द डिस्टेंस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये पुराने ज़माने की में जब रेडियो होता था ना तब की बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, राइट द स्ट्रेटजीज फॉर द आईसीटीज इन स्कूल्स, इसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? एक तो टीचर को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है। ओके, ICT into the curriculum and lesson plans, or use digital resources, multimedia, facilitate student collaboration, implement the सेम चीज़ें आ रही हैं। डिफाइन द फिल्टर। अच्छा, अब हम मेन टॉपिक पे आ गए हैं मजीद। फिल्टर आपके पास क्या होता है? इट इज़ अ पीस, वो वाला फिल्टर नहीं, कैमरे वाले फिल्टर की बात नहीं हो रही, वो भी फिल्टर तो फिल्टर होता है, वो भी फिल्टर है आपके पास। इट इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज एप्लीकेशन यूजेस टू फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन और स्पेशल इफेक्ट्स। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन क्या आ रहा है? फाइल फॉर्मेट ही चेंज कर देना उसका। और पेज मेकर हो गया, फॉर एग्जांपल हैज़ अ फिल्टर दैट लेट्स द इंपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स वाइल द फोटोशॉप हैज़ डजन ऑफ द फिल्टर्स वाइल स्पेशल इफेक्ट्स। पढ़ने से हमें समझ आ रही है, सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन द डायल अप लाइन। डायल अप लाइन क्या होता है? It is a communication connection from your computer to the host computer over the standard phone lines. Unlike dedicated line, you must dial the host computer in order to establish a connection. Okay. Next आपके पास है term object learning. Object learning refers to the process by which the individuals acquire the knowledge and understand through the direct interaction with the physical objects or a tangible materials. ठीक है। Industrial teaching क्या है? Industrial teaching focuses on the preparing the students for the specific industries through the practical hands-on training and curriculum aligned to the industry standards. मतलब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर उसको बोलते हैं, इंडस्ट्री में जो भी एचआर रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, और ताकि जैसे ही वो स्टडी कंप्लीट करें तो फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है इंडिविजुअल्स ऑटोमेटेड असेसमेंट फीडबैक। अच्छा, automated assessment feedback provides a personalized guidance based on the student performance, aiding in understanding and improvement and engagement. Okay, it integrated with the subject with the ICT। मतलब ICT के साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट्स विद ICT इन्वॉल्व्स यूजिंग द डिजिटल टूल्स इनहेंस द लर्निंग अक्रॉस। देखो, अब आप पढ़ लो कि ना सिंपल आप इस्लामियत पढ़ते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं इस्लामियत भी, तो आपने डिजिटली वे यूज़ किया ना, डिजिटल टूल यूज़ किया, तो इस हिसाब से भी आप कंप्यूटर को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं रखना चाहते सब्जेक्ट अपना, तो लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट्स भी उनको कंप्यूटर के थ्रू पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ने पड़ें, तो वो एक इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, आप यूँ समझ लें। इफ़ेक्ट ऑफ फीडबैक।
फीडबैक का क्या इफ़ेक्ट होता है? फीडबैक होता क्या है? देखो, मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना ये लेसन वीडियो, तो इसके बाद जो आप कमेंट्स करेंगे जिस फॉर्म में भी करें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपका एक फीडबैक होगा, ठीक है? तो फीडबैक इन एजुकेशन क्या होता है? इम्प्रूव द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। अब मुझे समझ आएगी ना आपके फीडबैक से कि मैंने किस तरह की वीडियो क्रिएट की, या ये बकवास था या फिर आपके काम की चीज़ थी, ठीक है? इससे अंडरस्टैंडिंग होगी। गाइड्स द लर्निंग बाय हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ एंड एरियाज, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है आपने उसमें लिखना है। एग्जाम्पल मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया आपको। इंक्रीजेज द मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट, सपोर्ट्स द सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग, वगैरह वगैरह। हाउ द आईसीटी कैन बी यूज टू एजुकेट द इलिटरेट पीपल। आईसीटी से जो इलिटरेट कहते हैं, अनपढ़ अनपढ़ लोगों को कैसे मतलब एजुकेट कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, अब जब से स्मार्टफोन आए हैं उसको यूज़ करके जो इलिटरेट पीपल हैं वो भी थोड़ा बहुत उनके अंदर भी लिटरेसी आ रही है। वो भी अब वैसे बातें ऐसे कर देते हैं जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है? उनके मतलब कि यूज़ करते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप हो गया वो यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता उनको एजुकेट कर सकते हैं हम। मज़ीद आपके पास है रीसैम्पलिंग। क्या है? इट इज़ द इंक्रीज और रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द पिक्सेल्स इन एन इमेज। हमने इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है नंबर ऑफ पिक्सल को इमेज के अंदर, और इमेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो पिक्सल है, ठीक है? स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट जो पिक्सल है ना, वो इमेज इमेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो पिक्सल है। यूजेस ऑफ एलएमएस। एलएमएस कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस सिर्फ हमारा नहीं है, सब बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ का होता है, ठीक है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा ना उसको हम एलएमएस बोलेंगे। हैव द एबिलिटी टू व्यू द लिसन एंड इंटरैक्ट विद द डेटा। अब हमें हमारे अंदर एबिलिटी आ गई ना कि हम टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। वो जो एमडीबी होता है ना, मॉडर्न डिस्कशन बोर्ड आई थिंक होता है, हाँ। और वो जीडीबी तो खैर वो दूसरा होता है, ग्रेडेड बोर्ड डिस्कशन। तो उसके थ्रू हम टीचर से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं उनके लेक्चर्स को। और बैच फाइल क्या है आपके पास? अ बैच फाइल इज स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्टेड फाइल है, ठीक है? कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ कमांड्स एंड और इंस्ट्रक्शंस that are executed by the computer interpreter or shell in the batch processing environment. Okay. नेक्स्ट आपके पास है बाइट। क्या है? इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। सिंपल यूँ कह लें, ठीक है? 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। दिस इज़ रिगार्डेड एज अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर। ये एक अमाउंट है मेमोरी की, मतलब कंप्यूटर के अंदर हमने स्टोर करना है ना डेटा, तो उसके लिए कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है वो बिट और बाइट डिसाइड करते हैं। और आपको पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है? अब है डाइक्रोनिक मिरर। क्या होता है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फिल्टर। फिल्टर की टाइप है आपके पास विच रिफ्लेक्ट्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वाइल लिस्ट लिखा हुआ है ट्रांसमिटिंग द रेस्ट। ओके, मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, एक सेकेंड। ओके, ओके जी, अजान हो रही थी तो मैं रुक गई। अच्छा, डायक्रोनिक मिरर इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मिरर। हमारे पास आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि मिरर की जो टाइप्स होती थी उसमें आपने वेवलेंथ का भी पढ़ा होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सारी चीज़ें। तो ये डाइक्रोनिक मिरर होता है, इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट सर्टन वेवलेंथ वाइल ट्रांसमिटिंग द लाइट ऑफ अदर वेवलेंथ, ठीक है? द मिरर रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो इस हिसाब से ये इसकी जो है, इसको आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्टरी। क्या होती है? देखो, हमें ना जब फाइल हम एलएमएस से डाउनलोड करते हैं, ठीक है? तो जब उसको सेव कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप आता है कि क्वेश्चन बना होता है कि इसको आपने सेव कहाँ करना है, या फिर डाउनलोड्स के अंदर या डेस्कटॉप के ऊपर, तो या फिर कहीं और, ठीक है? तो या ड्राइव के अंदर। तो वो जो चीज़ें होती है ना वो डायरेक्टरी होती है कि हमने इसको स्टोर कहाँ करना है। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम दैट योर कंप्यूटर यूजेस टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बिना पर ना वो ऑर्गेनाइज तरतीब देता है फाइल्स को कि इसको स्टोर कहाँ करना है, इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है, ठीक है? ये डायरेक्टरी होती है हमारे पास। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का क्वेश्चन आता है वैसे। फुल डुप्लेक्स इज अ डेटा इज फ्लोइंग इन द बोथ डायरेक्शंस।
ठीक है। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के अंदर आपके दोनों डायरेक्शन में जो फ्लो करे डेटा वो फुल डुप्लेक्स होगा, और हाफ क्या होगा, एट अ टाइम वन डायरेक्शन में होगा, वो हाफ डुप्लेक्स होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है राइट सम बुक्स नेम्स विच आर इंपॉर्टेंट इन द यूज़ ऑफ द आईसीटी। आईसीटी के यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम लिखने हैं अपने। ये तो आप बुक्स के नाम फिर आप याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। Educational content for the dissemination through the ICT. Educational content for the ICT dissemination includes the interactive simulation, multimedia presentation, online textbook, e-learning, ई-कॉमर्स लर्निंग को ई-कॉमर्स बोलते हैं, प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशनल ऐप्स हो गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपके पास है हाउ द असेसमेंट फैसिलिटेट द लर्निंग द सपोर्ट द आंसर विद द एग्जाम्पल। असेसमेंट फैसिलिटीज़ क्या होती है? लर्निंग बाय द प्रोवाइडिंग द फीडबैक, आइडेंटिफाइंग द गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, गाइडिंग द टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये सब कुछ असेसमेंट के अंदर आता है। ओके, यूज़ ऑफ आईसीटी फॉर द इलिटरेट यूथ। वही जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना, थोड़ा सा घुमा के ये दिया है कि ना अनपढ़ लोगों को एजुकेट कैसे करें। ये है इलिटरेट यूथ, नौजवानों को जो हैं अनपढ़, उसको कैसे हम वहाँ कैसे यूज़ करें आईसीटी को फिर वहाँ कैसे यूज़ करें। ठीक है। आईसीटी फॉर द इलिटरेट यूथ। ऑडियो विजुअल लर्निंग, मतलब कि अगर वो देखो, अगर गूगल से सर्च नहीं कर सकते, टाइप नहीं कर सकते, अनपढ़ हैं, तो वो फिर वॉइस से कर कर देते हैं ना। अक्सर ड्रामाज या मूवीज़ वो सर्च कर रहे होते हैं। आपने ये देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा आपने। हाउ शुड आईसीटी कंपोनेंट्स इन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द डोनर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड क्वान्टिफाइड। ओके, डोनर्स मीन्स जो सेंड करता है, डोनेट करता है। आइडेंटिफाई एंड quantify ICT components in education projects through the needs assessment and technology evaluation या stakeholders engagement and budget planning। नेक्स्ट आपके पास है होम पेज। क्या होता है होम पेज? देखो, जो भी कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करें और सबसे पहले जो फ्रंट पेज आता है आपके पास, या तो इंट्रोडक्टिव होता है या तो वेबसाइट का नाम लिखा होता है। लाइक मैं कहूँ ऑनलाइन मोबाइल शोरूम, तो ऊपर से लिखा होगा ऑनलाइन मोबाइल शोरूम, बड़ा सा करके लिखा होगा। और फिर उसके अगर हमने मोबाइल की कैटेगरीज को सर्च करना है तो एक सर्च बार भी उसके ऊपर बना होगा। ठीक है, ये होम पेज होगा। इसको क्या कहते हैं? होम पेज इज़ अ फर्स्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, टू शोन व्हेन द यूजर फॉलो द लिंक। जब भी कोई हम लिंक या वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो पहला पहला जो पेज हमें नज़र आता है वो होम पेज कहलाता है। ओके, ईमेल आपके पास क्या होती है? इट इज़ अ कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, इसका कल ही मैंने इसकी एक टिकटॉक देखी है। ईमेल और जीमेल में स्टूडेंट पूछते हैं क्या फ़र्क होता है, तो टीचर कहते हैं कि ईमेल जो होता है ना, जो बिजली से जो करंट आता है, तो जो हम मेल करते हैं उसको ईमेल बोलते हैं। वो एक फ़नी से था। ठीक है। It is called electronic mail, private message sent between the users and different computers। आपने वही नहीं लिखना, ये लिखना है आपने। प्राइवेट मैसेज है, sent between the users on the different computers either over the network or via modem connection। ठीक है। ओके, what are the benefits of using the technology giving the feedback? पढ़ा हुआ है, आसान है। एड्रेस रेजोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ द आईपी एड्रेस टू द कोरेस्पॉन्डिंग लो लेवल फिजिकल एड्रेस। ये आपके पास एड्रेस रेजोल्यूशन होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है? दिस इज़ अ चार्ट डिस्प्लेइंग द टोटल रेंजेस होगा प्रेजेंट इन द इमेज एंड सीरीज ऑफ द वर्टिकल बार्स। मेरे ख्याल से सर्च करते हैं। ओके, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, ऑफ डेट सेट। इट इज़ कॉमनली यूज इन द स्टैटिक्स। अच्छा, स्टैटिक्स आपने पढ़ी है, उसमें ये ज़्यादातर हिस्टोग्राम यूज़ होता है कि आपके पास एक ग्राफ बना होता है ऐसे। ग्राफ कैसे होता है? ऐसे करके, ऐसे एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे कुछ और नंबर्स होंगे, यहाँ पे कुछ और होंगे, तो ये ग्राफ क्रिएट कर देते हैं जिसको आप हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है। और इसके अंदर बार्स भी होती हैं, बार्स बनी होती हैं। और इसकी टाइप्स कौन सी है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म एंड बाई मॉडल। इससे तो आपका कंसर्न नहीं है, आपको हिस्टोग्राम का बस पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्लिपबोर्ड। क्या होता है? दिस इज़ एन एरिया यूज इन टेम्परेली स्टोर कट और कॉपीड इन्फॉर्मेशन। जो हमने क्लिपबोर्ड होता है ना, देखो, थोड़ी देर के लिए जो चीज़ हमने स्टोर की या कट की या कॉपी किया, तो वो जो जहाँ पे जा नहीं, एक मिनट, कट की या कॉपी की, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कट की या कॉपी की, वो जहाँ पे जाके स्टोर होगी थोड़ी देर के लिए, उसको हम कहेंगे क्लिपबोर्ड। ठीक है। अब ये कंप्रेशन क्या होता है? दिस में बी रेफर टू द रिडक्शन इन द साइज। अब देखो ना,
हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें ना इतने सारे इमेजेस हो गए थे कि उसके ना फ़ाइल का साइज़ बड़ा हो गया था। अब वो एलएमएस से अपलोड नहीं हो रही थी फाइनल प्रोजेक्ट की जो मेरी फ़ाइल थी। फिर हमने ना स्काइप के थ्रू अपने इंस्ट्रक्टर से बात की थी कि ऐसे-ऐसे है, हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि रिड्यूस करके भेजो। फिर उन्होंने हमें लिंक्स भेजे कि किस तरह इसका साइज़ रिड्यूस करना है, कम करना है। कंप्रेस का मतलब वैसे ही इसका होता है रिड्यूस करना, किसी चीज़ को दबा देना, कम कर देना। समझ आ गई? अच्छा, ह्यू क्या होता है आपके पास? दिस इज़ अ कलर। ये ना इम्पोर्टेंट टर्म है, ये जो HUE है। इस तरह से जो बिल्कुल आपने कभी ना सुनी हो ना, पहली दफ़ा सुन रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होती है। दिस इज़ अ कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसीव्ड बाय द आई ड्यू टू द इफेक्ट दैट अ सिंगल और अ पेयर ऑफ द RGB प्राइमरी कलर्स। मुझे समझ नहीं आई इसकी, बस मुझे ये थोड़ा-सा याद था इसके बारे में कि ये कलर के बारे में बात हो रही है, लेकिन बाकी मुझे इसकी एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन याद नहीं थी। 1 मिनट। देखिए, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक कलर और अ शेड ऑफ लाइट डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन और द कलर स्पेक्ट्रम की बेस पे जो है ना जो आपके पास होता है वो ह्यू होता है। इट इज़ अ वन ऑफ द थ्री प्राइमरी कलर कंपोनेंट्स जो देखो तीन जो है ना वो बेसिक कलर्स हैं जिसको हम RGB बोल रहे हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, वहाँ से 1 मिनट। ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। इसके बाद है इसके की पॉइंट्स है कलर परसेप्शन, मयरिंग ह्यू, उसको मयर कैसे करते हैं। उसके बाद रोल इन कलर मॉडल्स, मिक्सिंग द कलर्स एंड एग्जांपल्स। अच्छा, सिंपल आप इसकी डेफिनेशन याद कर लें। ह्यू रेफर्स टू द स्पेसिफिक कलर और अ शेड ऑफ लाइट डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन ऑन द कलर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखते हैं, ISO क्या है आपके पास? इट इज़ एब्रीवेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, डोमेन नेम्स सिस्टम, सम डोमेन नेम सिस्टम आपके पास DNS होता है। दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम, अ जनरल पर्पज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड रेप्लिकेटेड डेटा रिक्वायरी सर्विस। इट्स प्रिंसिपल यूज इन द लॉकअप ऑफ होस्ट IP एड्रेस बेस्ड ऑन द होस्ट नेम्स। द होस्ट नेम्स आर आल्सो नाउन एज अ डोमेन नेम्स। ठीक है, और नेक्स्ट आपके देखें बिट्स पर सेकेंड, जिसको BPS बोल रहे हैं, बिट पर सेकेंड। इसका क्या मतलब होता है? इट मे बी डिफाइंड एज अ बिट्स। देखो, ये एक फ्रीक्वेंसी है। समझने की बात ये है कि 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ बिट्स कितने ट्रांसफ़र हुए, उसको हम कहेंगे बिट्स पर सेकंड। 1 सेकंड में नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, इट इज़ मे बी डिफाइंड एज अ बिट्स पर सेकंड इन द यूनिट्स यूज टू मेजर द लाइन स्पीड ऑफ द नंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन यूनिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। अच्छा, फाइल सर्वर आपके पास क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर, बस एक पेज और रह गया, तसल्ली रखें। इट इज़ अ कंप्यूटर दैट शेयर द रिसोर्सेज सच एज अ प्रिंटर्स एंड फाइल्स विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। उसके बाद क्या है? वेयर शुड द कंप्यूटर रिसाइड इफ़ दे हैव द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन? कंप्यूटर शुड रिसाइड सेंट्रली इन द एजुकेशनल सेटिंग वेयर दे कैन एक्सेस। एक मिनट, मुझे ना इसकी समझ नहीं आई, इसमें रिसाइड लफ्ज़ का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। ओके, देखो, if the computer are the two have to significant and lasting impact on the education, they should be integrated into the various key areas to facilitate learning. Okay, this presence and uses of the computer should be strategically placed across the following areas। एक तो क्लासरूम में, कंप्यूटर लैब्स में, लाइब्रेरीज में, रिमोट लर्निंग में, और टीचर डेवलपमेंट सपोर्ट के अंदर, होम एंड पर्सनल यूज़ में, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, कम्युनिटी। अच्छा, कंक्लूजन से समझते हैं। फॉर कंप्यूटर्स टू हैव द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन, दे शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल्स, क्लासरूम, लाइब्रेरीज एंड रिमोट लर्निंग इन्वायरमेंट एज वेल एज द बीइंग मेड अवेलेबल इन द कम्युनिटी सेंटर्स टू इंश्योर द ब्रॉड एक्सेस। ठीक है, बाय सपोर्टिंग द बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, fostering the collaboration and providing the easy access to the resources, computers can enhance the learning and experience। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Explain with a concrete example how many subjects can be integrated with the ICT as compared to their other subjects। ठीक है, ICT के साथ को कितने सब्जेक्ट्स हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? मल्टीपल सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली बाय यूजिंग द मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव स्टिमुलेशन, कोलैबोरेटिव टूल्स। फॉर इंस्टेंस, साइंस लेसन्स कैन इंक्लूड द वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स। अब जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको बच्चों को जितना मर्जी हम 1 घंटा समझाएं, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो दिखा दें, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ऐसे है कि नहीं? तो इस समय भी उसका बड़ा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेज ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ा है हमने। एब्रीविएशन ऑफ द EPS एंड EBDCI। EPS है, दिस इज एब्रीविएशन ऑफ द इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है,
और ये है, इट इज़ एब्रिवेशन ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। याद करना है इसको, याद करना आपका काम है अब। एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये हमने पढ़ा है। Different type of fields, tips for the active learning of the student. Different types of the field tips for the active learning of the student include the visits to the museums, historical sites, and ये तो simple था। How interactive radio networks outside the educational sectors, उसके बाद क्या है, बस एंड हो गया है। अच्छा, आपने इसको, इस फाइल को मज़ीद अच्छे तरीके से करना है। आप अगर ये फ़ाइल, वैसे मैंने ऑनलाइन उठाई है, मैंने खुद नहीं बनाई ये फ़ाइल, सर तनवीर की है ये। आपने ना इसके खुद से भी क्वेश्चंस आपने सर्च कर लेने हैं जेमिनाई से, जहाँ से आपको आसानी आसानी हो, हैंडआउट से हो, चाहे इधर से हो, चाहे आपको कहीं और से। आपने इस फाइल को अच्छे से करके जाना है। आई एम श्योर आपका पेपर बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। ना सिर्फ एमसीक्यूज़, ना सिर्फ सब्जेक्टिव, बल्कि एमसीक्यूज़ में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है इसके बदले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।